हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लेके आए हैं कुछ क्वेश्चंस रिगार्डिंग MCO1 ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड बिहेवियर। ओके, यूजफुल है जिनका अभी 16 को आई थिंक एग्जाम है। ओके, सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन क्लासिकल थ्योरी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। देखो, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी हमारा टॉपिक का नेम है, चाहे सब्जेक्ट ही है हमारा। तो बेसिकली इसमें हमारे पास 3 तरह की थ्योरीज है। ठीक है, क्लासिकल थ्योरी जो सबसे पहली थ्योरी थी, उसके बाद सेकंड हमारी आई थी नियो क्लासिकल थ्योरी। थर्ड हमारी जो अब चलती है वो है मॉडर्न थ्योरी। ठीक है, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। मोस्टली क्वेश्चन आपको दिखेगा क्लासिकल थ्योरी और नियो क्लासिकल थ्योरी का आया हुआ है एग्जाम में। ठीक है, एन नंबर ऑफ टाइम्स घुमा के किसी भी तरीके से आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। सो डिस्कस करते हैं क्लासिकल थ्योरी के बारे में। सबसे पहले क्लासिकल थ्योरी एक्सप्लेन करती थी द एनाटॉमी ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कैसे कैसे वर्क होता है उन सबको एक्सप्लेन करती थी। ठीक है, अब इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, तो बेसिकली इसमें भी 3 तरह की थ्योरी इंक्लूडेड है। वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट, अनदर वन इज जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड थर्ड इज ब्यूरोक्रेटिक मॉडल। ठीक है, ये दोनों तो आपने कहीं ना कहीं सुने भी होंगे क्योंकि हम क्लास 12th में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर में भी हम पढ़ते हैं वाले। ठीक है, ये उसी से रिलेटेड है। साइंटिफिक मैनेजमेंट टेलर के जो हमारे कुछ प्रिंसिपल्स थे इसमें वो बताए गए हैं। जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव में फ्योल के जो 14 प्रिंसिपल्स थे क्लास 12th में वो बताए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट ब्यूरोक्रेटिक, इस पे भी हम आएंगे, ये थोड़ा आपके लिए न्यू हो जाएगा। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये मैंने क्लास 12th के टॉपिक में भी मैंने अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे रखी है, तो आज मैं सिर्फ ओवरऑल दो 3 लाइन में इसको आपको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट फर्स्ट इसमें जो बताया था FW टेलर ने दिया था, ये साइंस नोट रूल ऑफ थंब। ये हमारे को बेसिकली कहते हैं दैट ऑर्गेनाइजेशन शुड वर्क अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक इंक्वायरी, शुड वर्क ऑन एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, इंस्टेड ऑफ ऑन द विश विल एक्सपीरियंसेस ऑफ मैनेजर। ये कहता है कि भाई जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो वर्क करनी चाहिए एक साइंटिफिक इंक्वायरी के बेसिस पे, एक्सपेरिमेंट्स करने के बेसिस पे हमारी ये होनी चाहिए, इंस्टेड ऑफ मैनेजर की विश, मैनेजर के एक्सपीरियंस से। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मोनी का वैसे मतलब ही क्या है, पीसफुल। ठीक है, तो भाई ऑर्गेनाइजेशन में काम ऐसे करो पीसफुली, सब आपस में मिलजुल के रहे। ठीक है, हार्मोनी के साथ काम करें। ठीक है, तो इसमें अब हम बात करेंगे, 2 ग्रुप होते हैं जनरली एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक होता है वर्कर ग्रुप और एक होता है मैनेजमेंट ग्रुप। ठीक है, तो दोनों को ही क्या लगता है, वर्कर्स को लगता है कि भाई हम ज्यादा काम कर रहे हैं लेकिन मैनेजमेंट हमें कम पे कर रही है, और मैनेजमेंट को लगता है कि भाई हम ज्यादा पे कर रहे हैं लेकिन वर्कर्स काम कम कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों ही एक दूसरे के क्या होते हैं, राइवल्स होते हैं। तो इसमें हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड में हमारा जो टेलर जी है वो यही कहते हैं कि भाई दोनों ग्रुप्स को अपना आउटलुक एक दूसरे के लिए चेंज करना चाहिए। ठीक है, तो उस टर्म को हम कहते हैं मेंटल रिवोल्यूशन। तो हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड में हम मेंटल रिवोल्यूशन का डिस्कस करेंगे। मींस क्या होता है, चेंजिंग द आउटलुक ऑफ बोथ ग्रुप्स टुवर्ड्स ईच अदर। बोथ ग्रुप्स कौन से थे, वर्कर एंड मैनेजमेंट ग्रुप। ओके, थर्ड इज कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ये हमारा हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड का ही एक स्टेप अहेड है, एक्सटेंशन है इसी प्रिंसिपल का। ठीक है, कोऑपरेशन मींस भाई वर्क हम आपस में कोऑपरेट करके करें, एक दूसरे के साथ मिलजुल के करें, वही अगेन बात आ गई। ठीक है, सारे ग्रुप आपस में मिल के काम करें। ठीक है, और इसमें क्या कहते हैं टेलर जी कि वर्क को डिवाइड कर दो अकॉर्डिंग टू द पर्सन कैपेबिलिटी। जिसको जो काम अच्छा लगता है वो उसमें ज्यादा अच्छे से कर पाएगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क अप्लाई होता है। ओके, नेक्स्ट लास्ट इज डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स की डेवलपमेंट, वर्कर्स की एफिशिएंसी की डेवलपमेंट। ठीक है, अगर बच्चे इंडस्ट्री की हमारे को एफिशिएंसी इंक्रीज करनी है, इंडस्ट्री की डेवलपमेंट करनी है, तो कहीं ना कहीं वर्कर्स की डेवलपमेंट होना जरूरी है। और हम कैसे कर सकते हैं वर्कर्स की डेवलपमेंट, टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट करवाएं। ठीक है, वर्कर्स को और अपग्रेड करवाया जाए। ठीक है, जो हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वगैरह आती है मार्केट में उनको उसके बारे में नॉलेज दी जाए। इन शॉर्ट, अगर वर्कर एफिशिएंट होंगे तो हमारी इंडस्ट्रियल हमारी ग्रोथ तो वैसी ही हो जाएगी। ठीक है, ये तो थे हमारे कुछ साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स। ठीक है, जो कि क्लासिकल थ्योरी की एक हमारी थ्योरी हो गई डिस्कस। नेक्स्ट आती है जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी। इसमें हमने FW फ्योल के 14 प्रिंसिपल को जिक्र करना है। द वेरी फर्स्ट इज डिवीजन ऑफ वर्क।
वर्क को डिवाइड कर दो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पर्सन कैपेबिलिटीज, देयर नॉलेज, देयर एक्सपीरियंस, देयर इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हमने वर्क को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। इससे क्या होगा बच्चे, कहीं ना कहीं स्पेशलाइजेशन आएगी, वो उस फील्ड में और एक्सपर्ट बन जाएंगे। बार बार एक ही चीज को करते जाएंगे तो उस चीज में एक्सपर्ट हो जाएंगे, स्पेशलाइजेशन आ जाएगी, राइट। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने इसमें दिए था, लाइक एक बैंक ले लो, बैंक में अलग अलग पर्सन अलग अलग काम कर रहा है, कोई कैश से डील कर रहा है, ठीक है, कोई एंट्रीज कर रहा है वगैरह वगैरह, कोई एफडीज वगैरह कर रहा है, तो सबका अलग अलग काम है, वो वही करेगा। तो करते करते उसमें क्या हो गया, स्पेशलाइजेशन आ गई, वर्क डिवाइड हो गया, ठीक है, हमारा जो काम है वो जल्दी भी होगा, ठीक है, और स्पेशलाइजेशन तो आएगी आएगी, डिले इन वर्क नहीं हो पाएगा। सेकेंड इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी मीन्स बच्चे पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन टू टेक डिसीजन। तो हमारे को फ्योल जी कहते हैं कि इन दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए। अगर इन दोनों में से एक भी कोई ज्यादा होगी तो हमारा टारगेट अचीव नहीं हो पाएगा। एग्जाम्पल ले लो, अगर अथॉरिटी ज्यादा है, पावर तो हमारे पास पूरी है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं हम पावर का मिसयूज भी कर जाएंगे, ठीक है। अगर अथॉरिटी ज्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से पावर का मिसयूज हो जाएगा, एंड इन केस वाइस वर्सा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है तो टारगेट टाइम पे अचीव नहीं हो पाएगा क्योंकि हमारे पास पावर ही नहीं थी। ओके, तो दोनों के बीच में बैलेंस होना, दोनों इक्वल होना बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन, नेक्स्ट हमारे पास थर्ड आता है डिसिप्लिन, रेफर्स टू द रूल्स रेगुलेशंस फॉलोइंग ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। एक हम ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं, हमें उनको फॉलो करना चाहिए, तो वही क्या हमारा डिसिप्लिन है, और ये नीडेड होता है एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, बेशक वो टॉप लेवल है, मिडिल लेवल है, लोअर लेवल है, सबको डिसिप्लिन फॉलो करना ही पड़ता है। नेक्स्ट इज यूनिटी ऑफ कमांड। कमांड बेसिकली मीन्स ऑर्डर, ठीक है, तो ये हमारे को कहता है कि भाई एक पर्सन ना एक ही बॉस से ऑर्डर रिसीव करे, ठीक है। इन केस अगर वो बहुत सारे एन नंबर ऑफ पर्सन से ऑर्डर रिसीव कर रहा है, एक ही पर्सन है, उसको बहुत सारे बॉस ऑर्डर दे रहे हैं कि भाई तू ये भी कर दे, तू ये भी कर दे, तो क्या होगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा कि किसका ऑर्डर सुनूं, ठीक है, और कहीं ना कहीं मैनेजमेंट के बीच में ईगो क्लैश हो जाएगा कि भाई उसने उसकी सुन ली, मेरी नहीं सुनी, राइट। और कहीं ना कहीं जो वर्कर्स होंगे वो क्या करेंगे, काम से बचने के बहाने भी मिल जाएंगे, एक्सक्यूजेस देने लग जाएंगे कि भाई मैं तो उसका ऑर्डर कर रहा था इसलिए आपका नहीं हो पाया। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इसको ओवरकम करने के लिए हमारा एक प्रिंसिपल आ गया, यूनिटी ऑफ कमांड, ठीक है, दैट वन पर्सन शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन बॉस। ओके, नेक्स्ट यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में एफडब्ल्यू टेलर जी कहते हैं, एफडब्ल्यू फ्योल जी कहते हैं कि भाई बेशक ऑर्गेनाइजेशन में कितने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, उन सबका अलग अलग गोल तो होगा ही होगा, लेकिन उन सबको डायरेक्ट किया जाए इस तरीके से कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल की तरफ जाए, वो सबका मेन पर्पस क्या हो, ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन डन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। देखो इंडिविजुअल इंटरेस्ट क्या होता है, हमारा पर्सनल इंटरेस्ट, हम ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो हर किसी का अपना पर्सनल गोल है कि मुझे सैलरी ज्यादा चाहिए, ठीक है, किसी का होगा कि नहीं मुझे सैलरी नहीं चाहिए, मुझे एक्सपीरियंस चाहिए, वगैरह वगैरह, सबके अपने इंडिविजुअल गोल्स होंगे, यानी कि पर्सनल गोल्स होंगे, ठीक है। टू जनरल इंटरेस्ट, जनरल इंटरेस्ट होता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का क्या इंटरेस्ट है, ठीक है, कि ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ पे एफडब्ल्यू फ्योल जी कहते हैं कि दैट ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट मस्ट सुपरसीड इंडिविजुअल इंटरेस्ट। भाई सबसे पहले तो सबसे आगे तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट ही रहेगा, बाकी सब तो पीछे, इंडिविजुअल जो तुम्हारा इंटरेस्ट है उसको पहले साइड में रखो, पहले तुम ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जाओ। इन केस अगर तुम ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट की तरफ जा रहे हो, अगर ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव हो रहा है, हाँ अचीव हो रहा है, तो हमारा इंडिविजुअल इंटरेस्ट तो अपने आप ही अचीव हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे यही कह के चलता है कि इंडिविजुअल का इंटरेस्ट को हटा के पहले हमारे को जनरल ऑब्जेक्टिव को देखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज सेवेंथ, रिम्यूनरेशन ऑफ पर्सन। रिम्यूनरेशन मीन्स फेयर वेजेस, वेजेस दे रहे हैं, ठीक है, पर फेयर देनी है हमारे को, सबको इक्वली उनके काम के अकॉर्डिंग देनी है, ठीक है। और जब हम वेजेस दे रहे हैं तो हमारे को मिनिमम वेजेस एक्ट को ध्यान में रखते हुए वेजेस पे करनी है, प्लस हमें अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी को भी देखना है कि हमारी कंपनी की क्या फाइनेंशियल सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग भी हम अपनी वेजेस पे करें। एंड लास्ट इज हमें वेजेस देते समय अपने कॉम्पिटिटर का भी देखना कि वो कितना पे करता है, उसके अकॉर्डिंगली हमें अपना वेजेस रेट सेट करना है। ओके, तो इसमें मैंने 3-4 बातें बताई कि जब हम वेजेस दे रही है, कॉम्पिटिटर को देखो, फाइनेंशियल कैपेसिटी को देखो, मिनिमम वेजेस एक्ट को देखो,
ठीक है, और फेयर वेजेस दो। नेक्स्ट, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन बेसिकली मींस पावर इन फ्यू हैंड्स ओनली, ठीक है, कि कुछ ही लोगों के पास पावर है, जनरली ये टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास होते हैं। जैसे कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन में सीरियस डिसीजन लेने हैं, ठीक है, तो वो पावर किसके पास होगी, हमारे पास वो सेंट्रलाइज होगी, कुछ टॉप लेवल के पास ही होगी, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन, पावर टू टेक डिसीजन, जो छोटे छोटे डिसीजन लेने वो सबके पास है एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, डिसेंट्रलाइजेशन। तो पियोल जी कहते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में दोनों ही होने चाहिए, ना वो फुल्ली सेंट्रलाइज हो ना वो फुल्ली डिसेंट्रलाइजेशन, दोनों का ही कॉम्बिनेशन होना चाहिए। कुछ डिसीजन की पावर सेंट्रलाइज हो और कुछ की डिसेंट्रलाइजेशन हो, तभी क्या होगा, एक सिस्टमेटिक वर्किंग हो पाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्केलर चेन। स्केलर चेन बेसिकली ये होता है कि इंफॉर्मेशन जो भी पास हो रही है वो स्टेप बाय स्टेप सबके पास जाए, ठीक है। इसमें हम जनरली एक ऐसे मॉडल कुछ बनाते हैं स्केलर चेन का कि ये तुम्हारे जो टॉप लेवल हो गए, कभी जो टॉप पे हैं उनको कोई इंफॉर्मेशन देनी है तो वो सबके पास जाएगी, ठीक है। कुछ ए हमारा टॉप लेवल पर्सन है, उसने इंफॉर्मेशन दी, सबसे पहले बी के पास जाएगी, ठीक है, वो सी के पास जाएगी, फिर डी के पास जाएगी। ये नहीं सीधा ए से डी के पास आ जाएगी, ऐसा हम नहीं कर सकते, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप सबके पास इंफॉर्मेशन जाएगी, तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉइज मोटिवेटेड रहेंगे कि हाँ मुझे भी हमारा जो मैनेजर है पूछता है, ठीक है। फिर स्टेप बाय स्टेप ई एफ जी एच सबके पास गई, लेकिन ये सब जो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, राइट। और इन केस अगर ए को बहुत ज्यादा इमरजेंट कुछ हमारे को अर्जेंट नीड है, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन सिर्फ जी के पास जानी है, सपोज सी को कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है सी के पास जो उसे सिर्फ जी को बतानी है और उसे वो जल्दी बतानी है, तो वो ऐसा तो नहीं करेगा सी डी ई एफ को बताएगा, नहीं। तो इन केस फ्योल ने इसका भी सॉल्यूशन निकाला। उसने क्या करा, जब डायरेक्टली हम ये सिर्फ हम इमरजेंसी सिचुएशन में ही फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, जब सी जी को डायरेक्टली बता सकते हैं, और उसको हम बोलते हैं गैंग प्लैंक, उसे हम क्या बोलते हैं, गैंग प्लैंक, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, यहाँ पे ऑर्डर का मतलब है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, एक प्रॉपर सीक्वेंस, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ अ थिंग, मटेरियल, मैन, पर्सन, ठीक है, ठीक है। चीजों का, इंसानों का एक प्रॉपर जगह है, उनकी प्रॉपर प्लेस है, प्रॉपर ऑर्डर में वो अरेंज है, ठीक है। एग्जाम्पल ले लो, हमें टूल बॉक्स चाहिए था, हमें पता है कि ऑर्गेनाइजेशन में टूल बॉक्स क्या है, कहाँ पे पड़ा होता है, ठीक है, इजीली मैंने वहां से उठा लिया। अगर मुझे पता ही नहीं होता तो मैं ढूंढती रह जाती, राइट। तो एक सीक्वेंस अरेंजमेंट है। इन केस ऑफ मैन, पर्सन, एम्प्लॉयज के केस में भी ले लो, मुझे पता है ये वाला एम्प्लॉय मुझे यहीं मिलेगा, तो बजाय पूरी ऑर्गेनाइजेशन में ढूंढने के चक्कर में मैं सिर्फ एक की जगह पे जाऊंगी, मुझे पता है वो यहीं पे मिलेगा, राइट। तो यही मार्को प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर कहता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, मींस इक्वल, जस्ट एंड फेयर ट्रीटमेंट टू ऑल एम्प्लॉयज, ठीक है। नॉट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, ठीक है, देयर जेंडर, कोई उनके बेसिस पे हमने डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रखा, इक्वल ट्रीट कर रहे हैं, फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट टू ऑल एम्प्लॉयज। अब जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव में नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल आता है 12th, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। पर्सनल बेसिकली मींस टाइम पीरियड, जो इंडिविजुअल का टाइम पीरियड है ना, वो एक मतलब कि स्टेबल हो। ये नहीं कि इजीली हम फ्रीक्वेंट ट्रांसफर करे जा रहे हैं कि अभी तो वो वहां पे आया था हमने उसको जल्दी से ट्रांसफर कर दिया, नो। एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम पीरियड होना चाहिए कि इतने से इतने टाइम पीरियड तो तुम्हें यहाँ पे काम करना ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट 13th हमारे पास आता है इनिशिएटिव, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, दैट मींस वेलकम द सजेशन ऑफ ऑल एम्प्लॉयज। अपने एम्प्लॉयज को अपने साथ लेके चलना, उनके भी डिसीजन को वैल्यू देना, ठीक है, उनसे पूछना, भाई पूछो तो सबकी, उनसे सुनो कि भाई तुम्हारे क्या सजेशन है। अगर कोई अच्छा लगता है उनका सजेशन तो भाई उनको अप्रिशिएट करो और वो सजेशन इम्प्लीमेंट कर लो, लेकिन अगर तुम्हें कुछ अच्छा नहीं लगता तो अपने मन की फॉलो करो, बट उनके सजेशन को वैल्यू तो दो, राइट। एम्प्लॉइज मोटिवेटेड रहेंगे इससे। नेक्स्ट लास्ट इज स्पिरिट दे कोप्स। इसमें हम करते हैं जनरली भाई एक मैनेजर को टीम स्पिरिट को, यूनिटी को प्रमोट करना चाहिए, ठीक है, ग्रुप्स में सबको लेके चलना चाहिए, ओके। इसमें हम कहते हैं आई शुड रिप्लेस विद वी, मैं अकेला नहीं हूं, मैं सबके साथ हूं, ओके, दैट्स इट। ये हमारी हो गई जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट, इसी क्लासिकल थ्योरी में एक लास्ट जो हमारी फॉर्म थी दैट इज ब्यूरोक्रेटिक मॉडल। ये आपके लिए न्यू है। ब्यूरोक्रेसी क्या होता है बच्चे, इज डिफाइंड एज अ सिस्टम वेयर रूल्स, टास्क, रिलेशनशिप अमंग पीपल एंड पोजीशन आर क्लियरली विजिबल। मींस ये सब कुछ पहले से डिफाइंड है, प्री डिफाइंड है, सब कुछ सबको पता है, ठीक है, क्लियरली विजिबल है एंड कंट्रोल इन अकॉर्डेंस विद फॉर्मल अथॉरिटी, और ये कंट्रोल किया जाता है इन अकॉर्डेंस विद फॉर्मल अथॉरिटी, ओके। ये थ्योरी बच्चे किसने डिफाइन करी थी, थ्योरी वाज डिफाइंड बाय मैक्स वेबर, ठीक है।
मैक्स वेबर जी ने डिफाइन करी थी। वेबर एम्फेसाइज दैट दिस मॉडल इज एबल टू अटेन हाईएस्ट डिग्री ऑफ एफिशिएंसी। हम इस मॉडल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ फीचर्स की बात करें तो वेरी फर्स्ट फीचर तो हमने यही बताया था, डिवीजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन। वर्क डिवाइड हो जाएगा तो स्पेशलाइजेशन तो अपने आप ही आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, हिरार्की मीन्स टू हैव क्लियर कट डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन सुपीरियर्स एंड सबऑर्डिनेट्स। दोनों के बीच में क्लियर कट डिस्ट्रीब्यूशन है कि भाई तुम्हारा काम ये है, मेरा काम ये है, दैट इज गोइंग टू बी द हिरार्की। ओके, नेक्स्ट, रूल्स। जनरली रूल्स आर मेड फॉर सिस्टमेटिक वर्किंग, एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वर्किंग हो सके ऑर्गेनाइजेशन में, राइट। नेक्स्ट, लास्ट इज रैशनैलिटी, easier way of evaluating, of checking the result of organization। एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या चल रहा है, क्या उसकी ग्रोथ है, उस सबको चेक करना। बिकॉज क्यों ईजियर है ये? क्योंकि यहां पे होता है डिवीजन ऑफ लेबर। Now, what are the criticism of this theory? What are some limitation of this theory? First is human behavior and relation completely ignore। इसमें human behavior उनका relation completely ignore कर दिया, सिर्फ इस पर फोकस किया गया systematic working पे, ठीक है। और second is approach relied only on basic structure। एक सिंपल ही तो स्ट्रक्चर था इसका, ओके। Now next question, again a very important question and number of times इससे related आपको question एग्जाम में मिल जाएगा। So that is what is perception in an organization, explain in detail। ठीक है, perception क्या होता है उसके बारे में बताओ। तो perception is an intellectual process which an individual select। ये एक intellectual process है that involves a mental thinking, ठीक है। an individual select फ्रॉम, क्या सिलेक्ट करता है? डाटा फ्रॉम एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में देखता है क्या क्या चीजें हैं, तो सिलेक्ट डाटा फ्रॉम एन एनवायरमेंट। ऑर्गेनाइज इट, उसे अरेंज करता है प्रॉपर, ठीक है। एंड डिराइव मीनिंग फ्रॉम इट, और उससे एक मतलब जनरेट करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है, उसने देखा वो पर्सन मुझे देख के हंस रहा है, ठीक है, तो उसने कहीं ना कहीं एक मीनिंग, एनवायरमेंट को देखा, सिलेक्ट करा डाटा, ठीक है। उसके बाद उसने ऑर्गेनाइज करा, देन उसने एक मीनिंग डिराइव किया, यस ही इज स्माइलिंग एट मी। तो वो कंफ्यूज हो गया कि किस लिए हंस रहा है मेरे पर, ठीक है। नेक्स्ट, इसके कुछ यूजेस की बात करें तो ये हेल्प पर्सन टू अडेप्ट एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में कितने चेंजेस आते हैं तो उसमें अडेप्ट करने के लिए पर्सन को ये हेल्प करता है, ठीक है। फीचर्स की बात करें तो इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स अ मेंटल थिंकिंग। इंटेलेक्चुअल प्रोसेस अभी ऊपर ही एक्सप्लेन करा था हमने, ठीक है। विच एन इंडिविजुअल सिलेक्ट फ्रॉम डाटा फ्रॉम एनवायरमेंट, यही आप दोबारा इसमें लिख सकते हैं। 3 बातें इसमें हमने बतानी है, सिलेक्ट डाटा फ्रॉम एनवायरमेंट, ऑर्गेनाइज इट, डिराइव मीनिंग फ्रॉम इट, ओके। नेक्स्ट इज बेसिक कॉग्निटिव प्रोसेस। ये हमारे पास क्या है? कॉग्निटिव प्रोसेस है। मैनर इन विच पर्सन प्रिसीव्स इफेक्ट हिज बिहेवियर। कॉग्निटिव साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, जैसे कि वो पर्सन जो प्रिसीव कर रहा है, जो वो देख रहा है, ठीक है, जिस चीजों को वो ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो वो अपना एक मीनिंग डिराइव करेगा, राइट। कहीं ना कहीं वो मीनिंग उसके बिहेवियर पे इफेक्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज एन सब्जेक्टिव प्रोसेस। नाउ नेक्स्ट, इसी क्वेश्चन में व्हाट इज परसेप्शन में हमारे से एक और क्वेश्चन की फॉर्म आ जाती है, दैट इज डिफाइन बैरियर्स टू एक्यूरेट परसेप्शन। क्या क्या बैरियर्स है, ठीक है। तो फर्स्ट इज स्टीरियोटाइपिंग। स्टीरियोटाइपिंग बेसिकली मींस जजिंग समवन ऑन बेसिस ऑफ वंस परसेप्शन। मतलब एक ही बार में तुम उसको जज कर रहे हो, दो इट हेल्प्स टू सिंप्लीफाइज द कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड। ये हमारा मतलब कि परसीव करने का नजरिया थोड़ा कॉम्प्लेक्स से सिंपल कर देगा जरूर, लेकिन कहीं ना कहीं मोस्टली हमारे डिसीजंस रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। But it mostly leads to wrong conclusion. That is what? Stereotyping. Second is halo effect. Halo effect. Drawing a general impression about an इंडिविजुअल ऑन बेसिस ऑफ सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स। एक सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम एक जनरल इंप्रेशन एक बंदे के बारे में हम जज कर लेते हैं, दैट इज व्हाट? हैलो इफेक्ट। ये कहीं ना कहीं इससे मिलता जुलता ही है, ठीक है। नेक्स्ट, सिमिलर टू मी इफेक्ट, which involves tendency for people to perceive other that they are likewise themselves. Tendency of people to perceive other that they are likewise themselves. मतलब हम ऐसे समझते हैं कि ये तो मेरे ही तरह है, ठीक है, जैसा मैं हूं वैसे यही है, मेरी तरह सिमिलर है, बट असल में वो डिसिमिलर होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बैरियर आ गया।
नेक्स्ट डिसोर्शन. डिसोर्शन मीन्स डिसऑर्डिंग व्हाट वी सी. जो हम देख रहे हैं, हम देख के भी उसको इग्नोर कर रहे हैं, हम उसे टोटली अवॉइड कर रहे हैं, दैट इज डिसोर्शन. नेक्स्ट कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट. कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट बेसिकली हम इसमें कंपैरिजन करते हैं. जब भी हमको किसी को परसीव करना है तो हम एक कंपैरिजन करते हैं अदर पीपल के साथ. ठीक है. इवेल्युएशन ऑफ पर्सन कैरेक्टरिस्टिक्स बाय कंपैरिजन, बाय मेकिंग कंपैरिजन विद अदर पीपल. सो दीज आर सम बैरियर्स टू एक्यूरेट परसेप्शन. ओके, इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट. दैट्स इट फॉर टुडे. मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ. ओके.